गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके आधार पे हम लोग ये जानेंगे कि क्यों कुछ मटेरियल्स जो हैं गुड कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं लाइक मेटल्स, ठीक है। क्यों कुछ मटेरियल्स जो हैं सेमी कंडक्टिंग नेचर शो करते हैं, जिनकी चर्चा हम कल परसों से करते आ रहे हैं। और क्यों कुछ मटेरियल्स जो हैं इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेरा मतलब इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन से, ठीक है। अब एक बात कि ये तो तुम जानते हो कि आप सब कि आइसोलेटेड एटम के अंदर कोई एटम जो है यदि अलग थलग है, बिल्कुल दूसरे एटम से काफी दूर है, बिल्कुल आइसोलेशन में है, तो उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके भी एनर्जी लेवल्स जो हैं अलग अलग होते हैं। तो किसी एटम के अंदर जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, शार्पली डिफाइंड होते हैं कि ये चलो 1s2 के एनर्जी लेवल है तो ये फिक्स्ड है, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरी है तो 2s2 की है एनर्जी लेवल, तो वो भी फिक्स्ड है, वेल डिफाइंड है। 2s2 के बाद ये जो 2p6 एनर्जी लेवल है उसमें भी ये 3 डिफरेंट वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होंगे। वैसे ही 3s2 की बात करें, 3p की बात करें, तो इन सब के एनर्जी लेवल्स जो होते हैं किसी एटम के अंदर, बहुत सारे जो ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वेल डिफाइंड होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। लेकिन वही एटम्स जब काफी नजदीक आते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि 2, 3, 4, 5 एंगस्ट्रॉम की जितनी नजदीकी हो जाए और वो क्रिस्टल फॉर्म करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो दूसरे एटम्स के, दूसरे तीसरे एटम्स के साथ सबका इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और होता यह है कि जब वो आइसोलेशन में थे तब उनके जो एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स थे, उनकी जो एनर्जी वैल्यूज थी जो कि वेल डिफाइंड हुआ करती थी, वो अब इतने नजदीक, इतने क्लोज आने के बाद जिससे कि वो बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म कर सकें, ठीक है, तो उनकी जो वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और या वैलेंस सेल में मौजूद जो भी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स जो है एक दूसरे के द्वारा प्रभावित करी जाती है। मतलब वो आपस में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उसका नतीजा ये होता है कि उनके वैलेंस ऑर्बिट्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, चाहे वो जो भी ऑर्बिटल मौजूद हो, जो भी एनर्जी लेवल की मौजूदगी हो, उनकी एनर्जी वैल्यू जो है यूनिक नहीं रह पाती। यानी कि मान लो कि एक क्रिस्टल में 10,000 एटम्स हैं, चलो एक काम करते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करते हैं। मान लो कि सिलिकॉन के n एटम्स हैं, ठीक है, अलग थलग है, बिल्कुल आइसोलेशन में है, काफी दूर दूर है, अभी क्रिस्टल फॉर्म होने की बात भी नहीं हुई है, ठीक है। जब वो आइसोलेशन में है तो जैसा कि तुम जानते हो, सिलिकॉन जिसकी एटॉमिक नंबर 14 होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए, 4, 6, 4, 10 एंड 3p2, ठीक है। तो सिलिकॉन के एटम की उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनके डिफरेंट ऑर्बिट्स में और ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके की होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो n एटम्स हमने लिया सिलिकॉन का, जो बिल्कुल दूर दूर है, काफी दूर दूर है, अभी क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो सभी n एटम्स की जो 1s2 ऑर्बिटल है, उन सब की एनर्जी लेवल एक समान होगी, ठीक है। कब? जब वो बिल्कुल काफी दूर दूर है। सभी n एटम्स के अंदर जो 2s2 ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल है वो एक समान होगी। सभी n एटम्स के अंदर 2p6 की एनर्जी लेवल एक समान होगी। मेरा मतलब इसमें तो 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो सभी 2p6 वाले की जो 3 एनर्जी लेवल्स हैं वो यूनिक होगी, 3 होगी, ठीक है, वो सबकी एक समान होगी। वैसे ही 3s2 की, 3p, ठीक है, सबकी एनर्जी लेवल एक समान होगी, ठीक। मतलब टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हो जाएंगे? एक एनर्जी लेवल हो गया 1s2 वाले का, दूसरी एनर्जी लेवल हो गई 2s2 की,
इसके अंदर 3 हो गए, 2p के अंदर 3 हो गए एनर्जी लेवल्स, px py pz वाले, 3s वाले की एक एनर्जी लेवल हो गई। ऐसे ही 3p के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होंगे 3, और यही एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, ये n एटम्स जब नजदीक आएंगे और क्रिस्टल फॉर्म करने की स्थिति में आएंगे, मान लो कि ये नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, दे बिगिन टू कम क्लोजर। ठीक है, और जब इतने करीब आने लगे कि अब क्रिस्टल फॉर्म होने की स्थिति बनने जा रही है, तो क्या घटना घटती है ये हम समझने जा रहे हैं। तो होता ये है ऐसी स्थिति में कि इतने नजदीक जब एटम्स आ जाएं, सभी एन एटम्स, कि उनके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो वो आपस में एक दूसरे पर फोर्सेज अप्लाई करने लगे। ठीक है, तो होता यह है कि जब वो म्यूचुअली इंटरेक्ट करने शुरू होते हैं, जब इतनी करीबी हो जाए इन सभी एटम्स के बीच, जब वो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो होता क्या है कि जो इनर सेल्स हैं, जैसे 1s2 वाला, 2s2 वाला, 2p6 वाला, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं, तो इनके एनर्जी लेवल्स तो नहीं प्रभावित होते हैं, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जो बिल्कुल सरफेस पे हैं, बिल्कुल बाउंड्री पर हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में मौजूद जो एनर्जी लेवल्स हैं, मेरा मतलब 3s2, 3p2, ठीक है, इसके अंदर px py pz ये जो भी 3 एनर्जी लेवल्स हैं, अब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अब सबकी एक समान नहीं रहती। ठीक है, वो म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद जो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद जो भी सब सेल्स हैं, जो भी ऑर्बिटल्स हैं, उन सब की एनर्जी लेवल्स मॉडिफाई होनी शुरू हो जाती है। अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि सभी n सिलिकॉन एटम्स की 3s2 की एनर्जी लेवल जो है एक समान है, ये हम नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं होता। कब? जब वो इतने करीब आ जाएं कि क्रिस्टल फॉर्मेशन होने के करीब करीब है। ठीक है, इतने क्लोज आ जाएं कि वो आपस में इंटरेक्ट करने लगे, एक दूसरे पर फोर्सेज एक्सर्ट करने लगे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो एक दूसरे पर न सिर्फ फोर्सेज एक्सर्ट करते हैं, बल्कि एक दूसरे के वैलेंस सेल में मौजूद जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके एनर्जी लेवल्स को वो मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो अब होता यह है कि यदि n एटम्स हैं, तो जब इतने करीब आ गए कि अब क्रिस्टल फॉर्म होने को है, तो सभी n एटम्स के 3s2 एनर्जी लेवल जो है, कितने एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे? 3s2 एनर्जी लेवल्स जो हैं थोड़े थोड़े, किसी के केस में 3s2 एनर्जी लेवल पहले जितनी थी उससे थोड़ी कम हो जाती है, किसी एटम में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और स्लाइट वेरिएशन होना शुरू हो जाता है। और स्थिति ऐसी बनती है कि सभी n एटम्स की जो 3s2 एनर्जी लेवल्स थी, सब एक समान नहीं रहती, बल्कि n डिफरेंट वैल्यूज वाले एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, वैसी ही स्थिति ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये ऑर्बिटल है 3p वाला, जिसमें 3 एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, px py pz वाला, तो इन सभी की जो 3 एनर्जी लेवल्स थी वो यूनिक अब नहीं रह जाती। सभी एटम्स की 3p वाले की एनर्जी लेवल्स जो है, किसी की जो नॉर्मल वैल्यू से थोड़ी कम हो जाती है, किसी की नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है। लेकिन उस स्लाइट वेरिएशन के कारण ही उन सब की एनर्जी लेवल्स जो है डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है। तो इस बात को हम, ये जो प्लॉट दिखलाया गया है, इसके आधार पे समझते हैं। इसमें इस एक्सिस के अलोंग हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ले रहे हैं, और सिलिकॉन के n एटम्स जो हैं जब क्रिस्टल फॉर्म करने की स्थिति में आ रहे हैं, और जब वो काफी दूर दूर थे, तब वैसी स्थिति में इनके एनर्जी लेवल्स को शो किया गया है। तो आप देखो, इधर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग लिया गया है, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव एटम्स के बीच की जो स्पेस है, डिस्टेंस है, सेपरेशन, वो लिया गया है। और जैसे जैसे इधर हम बढ़ रहे हैं, सेपरेशन एटम्स के बीच का बढ़ रहा है, यानी कि एटम्स काफी दूर दूर हो रहे हैं। और इधर जो है जो ऑर्बिटल्स की एनर्जीज हैं उनको लिया गया है, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल है उसको इधर की ओर शो किया गया है। ठीक है, तो मान लो कि n सिलिकॉन के एटम्स जो हैं अभी काफी दूर दूर हैं, मतलब अभी वो क्रिस्टल फॉर्मेशन की बात भी नहीं थी,
और ये काफी डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे को बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे पर किसी प्रकार का फोर्सेज एक्सर्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो ये डी सेपरेशन जो है, इतनी सेपरेशन जो है या इसके बियॉन्ड, ये वो सेपरेशन है जिस सेपरेशन पर एटम्स जब हैं सिलिकॉन के, तो वो जरा भी एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे के एनर्जी लेवल्स को प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि इन एटम्स जैसे सिलिकॉन के हैं उन सब की 1:2 एनर्जी लेवल जो है बस इसी वैल्यू को एक्वायर किए हुआ। अब ये जो हाइट है ये डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। 1:2 सभी एन एटम्स की 1:2 ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी लेवल्स ये यूनिक वैल्यू रख रही है। ठीक है, कब? यहां पर देखो, जब सेपरेशन काफी ज्यादा है, सभी 2:2 की, सभी एन एटम्स की 2:2 की एनर्जी लेवल इस लेवल की है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा है इसके मुकाबले। सभी 2p6 वाले की एनर्जी लेवल एक समान है। ठीक है, सभी एन एटम्स की। लेकिन अच्छा हाँ, अभी हम देखते हैं ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसके अंदर मौजूद एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में मौजूद, तो सभी एन एटम्स की 3:2 की एनर्जी लेवल भी कहां तक, जब ये सेपरेशन इतना ज्यादा है तो एक समान है। वैसे ही सभी p3p वाले की एनर्जी लेवल एक समान है। ठीक है, देख रहे हो, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, यूनिक है। सभी एन एटम्स की एनर्जी लेवल 3:2 की एनर्जी लेवल एक समान, सभी 3p2 वाले की एनर्जी लेवल एक समान। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब एटम्स के बीच की दूरी कम होने लगे, सेपरेशन कम होने लगे, मान लो कि सेपरेशन घट के इतना हो जाए, इतना का मतलब ये वो सेपरेशन है जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, ये इतनी कम सेपरेशन है जिस सेपरेशन पर अब एटम्स जो है इतने करीब आ गए हैं कि नाउ दे वांट टू फॉर्म द क्रिस्टल। अब वो क्रिस्टल फॉर्मेशन की स्थिति में आने जा रहे हैं, इतने सेपरेशन पर आ गए हैं कि अब वो बिल्कुल क्लोज आ गए हैं और वो एक अब क्रिस्टल फॉर्म करने की स्थिति में आने जा रहे हैं। अब शुरुआत हो रही है क्रिस्टल फॉर्मेशन की। अब उनके जो वैलेंस सेल्स हैं उनकी एनर्जी लेवल्स जो है यूनिक अभी तक तो थी इसके बियॉन्ड, लेकिन अब उनके वैलेंस सेल्स जो हैं एक दूसरे की एनर्जी लेवल्स को मॉडिफाई करने की शुरुआत अब कर रहे हैं। ठीक है, और वो आपस में इंटरेक्ट होने शुरू हो गए। तो यदि एटम्स के बीच की सेपरेशन जो है इतना कम कर दिया जाए, घटा करके डी से घटा करके सी तक कर दिया जाए, तो अब ये जो है क्रिस्टल फॉर्मेशन की शुरुआत होनी जा रही है। तो अब होगा ये कि इनर सभी एन एटम्स के इनर मोस्ट ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल जो थे ये 1:2, 2:2, 2p6 ये तो एज इट इज रहेंगे, ये तो फिर भी यूनिक रहेंगे, इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, दो गाड़ियां भी टकराती हैं तो पहले उनका आउटर पोर्शन जो है सरफेस टू सरफेस जो कांटेक्ट में आता है वो टकराता है, वैसी स्थिति होगी। तो जब एटम्स जो हैं काफी क्लोज आएंगे तो उनका सरफेस पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद जो सेल्स सब सेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के द्वारा ज्यादा इफेक्टेड होंगे और इनर मोस्ट ऑर्बिट्स और उनके एनर्जी लेवल्स जो है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तुम देखो, जब सेपरेशन इतना कम हो जाए ताकि क्रिस्टल फॉर्मेशन होने की स्थिति अब शुरू होने जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि इनके वैलेंस सेल के जो एनर्जी लेवल्स हैं जैसे 3s2 और 3p, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो दो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है, अब ये इनके एनर्जी लेवल्स सभी एन एटम्स की एक समान नहीं रह पाती। ठीक है, जब काफी दूर दूर तक थे, इतनी सेपरेशन पर थे, तब तो इन सबकी 3s2 की एनर्जी लेवल्स एक, सबकी 3p वाले की एनर्जी लेवल ए। लेकिन जब सेपरेशन इतना कम हो जाए तो अब क्या हो रहा है कि इनके वैलेंस सेल्स सभी एक दूसरे के वैलेंस सेल्स की एनर्जी लेवल्स को प्रभावित करने लगेंगे, सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एनर्जी लेवल्स जो हैं मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगे और अब सभी एन एटम्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल्स एक समान नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एन एटम्स थे तो 3s की बात करें अगर, तो एन एटम्स में जिन सब की एनर्जी लेवल एक हुआ करती थी, अब यहां पर क्या होगा कि इतने करीब आने पर कुछ के 3s की एनर्जी लेवल इस नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी,
कुछ की कम हो जाएगी। और ऐसे जो है कितने एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, इतने नजदीक आने पर n एनर्जी लेवल्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब 3s2 लेवल जो है, 3s2 लेवल की एनर्जी जो है ये n क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और यहां पर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनने शुरू हो जाएंगे अब, ठीक है। तो सभी n एटम्स के 3s2 के एनर्जी लेवल्स अब एक समान नहीं रहेंगे, वो कितने भाग में, n पार्ट्स में टूट जाएंगे। ये इतने क्लोज होंगे एनर्जी लेवल्स, बहुत स्लाइट चेंज होगा, बहुत स्लाइट वेरिएशंस होगा, लेकिन कुछ एटम्स में एनर्जी लेवल्स जो है इस नॉर्मल एनर्जी वैल्यू से अधिक हो जाएगी, और अधिक होगी तो डिफरेंट वैल्यूज रखेगी, ठीक है। जैसे मान लो कि इसकी एनर्जी लेवल जो है, मान लो एक ऐसी समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है। तो अब जो n एटम्स के एनर्जी लेवल्स में वेरिएशन आया तो किसी की एनर्जी लेवल बढ़ गई 3 से बढ़ के, हालांकि ये एनर्जी लेवल्स जो है नेगेटिव वैल्यू रखती है, तो मान लो किसी में 3.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, किसी में -2.999 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, किसी के अंदर 3.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। इतना स्लाइड वेरिएशन होगा, और इतने स्लाइड वेरिएशंस के कारण ही हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग एनर्जी लेवल्स दिखलाएंगे। अब तुम देखो कितने एटम्स है, एटम्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कोई 10⁻28 एटम्स होते हैं। तो इतने सारे एनर्जी लेवल्स जब इतने एक वेरी क्लोजली, ये स्पेस नहीं है, ये कोई स्पेस नहीं है, ये एक रेंज है एनर्जी की, एक वेरी क्लोज एनर्जी रेंज के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स अगर क्रिएट हो जाए तो देखो ये बैंड्स की तरह दिखेंगे कि नहीं, एक बैंड जैसा दिख रहा है, ये लग रहा है जैसे एनर्जी बैंड है ये, ठीक है। तो ये एक एनर्जी बैंड की तरह दिखेंगे, इसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं, समझ रहे हो बात। और ऐसा सिर्फ 3s2 के n एनर्जी लेवल्स के साथ ही नहीं होगा, 3s2 में ये जो एनर्जी लेवल थी ये स्प्लिट हो करके n डिफरेंट पार्ट्स में n डिफरेंट वैल्यू वाले एनर्जी लेवल्स में टूट गई, और ये एक बैंड जैसा अपीयर होगा, ठीक है। अब n डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, सभी n एटम्स के एनर्जी लेवल्स 3s2 वाले जो हैं स्लाइटली डिफरेंट होने की वजह से ऐसे 3s2 के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ n एनर्जी लेवल्स हमें मिलेंगे। वैसे ही 3p में इस पे 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, px py pz वाले, तो इसमें 3 एनर्जी लेवल्स जो हैं, तो n एटम्स के लिए क्या हो जाएंगे, 3n एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। तो n एटम्स की जो सबकी 3p एनर्जी लेवल जो सब एक समान हुआ करती थी, अब वो 3n डिफरेंट क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होकर के वो भी एक बैंड की शक्ल ले लेगी, और ये 3p लेवल की एनर्जी जो है 3n बैंड्स में टूट गई, ठीक है, 3n डिफरेंट लेवल्स में टूट गई, और ये 3p के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स जो है 3n एनर्जी लेवल्स हो गए, 3n एनर्जी लेवल्स हो गए। जो सब पहले एक हुआ करते थे वो अब 3n पार्ट्स में टूट गए, और सबकी एनर्जी लेवल स्लाइट वेरिएशन है सब में। अब क्या होगा भाई, और यदि ये काफी करीब है, थोड़ा और करीब यदि ये आते हैं एटम्स, तो देखते हैं यदि इंटरएटॉमिक स्पेसिंग को C से घटा करके B तक कर दी जाए, तो अब देखो अब क्या होगा कि ये जो 3n एनर्जी लेवल्स हैं और ये जो 3s के जो n एनर्जी लेवल्स हैं, टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हो गए, 4n स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू वाले एनर्जी लेवल्स हो गए। मतलब जो एनर्जी लेवल पहले 3p के और एक 3s के ये 4 हुआ करते थे, वो अब 4n एनर्जी लेवल्स में टूट गए। अब समझ सकते हो n की संख्या कितनी होती है, n तो बहुत बड़ी नंबर है यहाँ पर, तो 3n भी जो है काफी लार्ज नंबर है, और ये 3n डिफरेंट वैल्यू वाले एनर्जीज जो होंगे वो अगर एक जगह सजा कर रखे जाएं, एक इस सर्टेन रेंज की एनर्जी लेवल के अंदर 3n प्लस n दैट इज 4n एनर्जी लेवल्स की बात करी जाए और वो सब डिफरेंट हो, तो ये सब देखो एक बैंड की तरह दिख रहे हैं। जब सेपरेशन C से कम करके B तक कर दिया, थोड़ा और नजदीक लाया जाए इन एटम्स को, व्हाट विल हैपन, अब होगा ये यहां तक तो ये हम कह सकते थे कि ये 3s के एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो n एनर्जी लेवल्स हैं 3s वाले हैं, यहां तक तो हम कह सकते थे कि ये 3p वाले एनर्जी लेवल्स हैं, 3n एनर्जी लेवल्स। जब सेपरेशन
इतना कम हो जाए, अब तो बिल्कुल अब क्रिस्टल जो है बनने के कगार पे है, थोड़ा और नजदीक आ जाए, 2-3 एंगस्ट्रॉम जितनी दूरी पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अभी क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हुआ। यदि एटम्स के बीच की सेपरेशन को और काफी कम कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए, अब क्या होगा कि ये जो फॉरेन एनर्जी लेवल्स हैं ये एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं। पता ही नहीं चलता है यहां पर कि ये 3s वाले का एनर्जी लेवल है या 3p वाले का एनर्जी लेवल है, ये पता नहीं चलेगा। और इस एनर्जी रेंज के अंदर तुम देखो बहुत सारे ये क्लोजली स्पेस्ड वेरी स्मॉल डिफरेंस वाले वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस वाले जो एनर्जी लेवल्स 3s के होंगे और 3n एनर्जी लेवल्स जो p के होंगे, ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज कर जाते हैं, लगता है जैसे कि एक कंटिन्यूअस बैंड जैसा, एनर्जी बैंड जैसा फॉर्मेशन हुआ पड़ा है। ठीक है, अब क्या होता है आगे, इसमें से तुम एक और बात समझ लो। ये मत भूलना कि ये जो 3p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पूरी तरह से फिल्ड नहीं है। इसके अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की पर ऑर्बिटल कमी है। 3s2 तो कंप्लीटली फिल्ड है। तो यदि n एटम्स आते हैं इंटरेक्ट करने के लिए तो सभी के 3s में मौजूद 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल है। तो 2n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3s वाले हैं, 2n इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। अब 3p वाले के ये जो 3n एनर्जी लेवल्स हैं, 3n एनर्जी लेवल्स में n तो कंप्लीटली फिल्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, लेकिन 2n ऑर्बिटल्स जो हैं, 2n एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो बिल्कुल अनफिल्ड होंगे। तो ये जो 4n डिफरेंट वैल्यूज वाले एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें से 2n एनर्जी लेवल्स यानी कि आधे जो हैं कंप्लीटली फिल्ड हैं और आधे जो हैं वो अनफिल्ड हैं। तो होता ये है यदि सेपरेशन और कम कर दिया जाए, कितना, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम जितना कर दिया जाए, इतना कम सेपरेशन हो जाए, नाउ क्रिस्टल हैज फॉर्म्ड। अब क्रिस्टल फॉर्म हो चुका है। अब इस क्रिस्टल के फॉर्मेशन के बाद एक अलग घटना घटती है, वो ये कि ये जो एक कंटिन्यूअस 4n डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वाले जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें से 2n एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड है, जिसमें से प्रत्येक एनर्जी लेवल 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल्ड है, ठीक है। तो ये जो 4n एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें से 2n एनर्जी लेवल जो कंप्लीटली फिल्ड है ये अलग हो जाते हैं और 2n जो कंप्लीटली अनफिल्ड है वो अलग हो जाते हैं। और यहां पर ये इन दोनों के बीच एक एनर्जी गैप हो जाता है। ये देखो, जब क्रिस्टल फॉर्म हो गया तो क्या होता है, 2n कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल्स अलग हो जाते हैं उन 2n एनर्जी लेवल से जो कंप्लीटली अनफिल्ड हैं। और ये जो 2n कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल्स है उनको वैलेंस बैंड कहते हैं, और ये जो 2n कंप्लीटली अनफिल्ड एनर्जी लेवल्स हैं उनको कंडक्शन बैंड कहते हैं। और ये बैंड का मतलब ये कोई ऐसा स्क्वायर क्यूब जैसा नहीं है, ये सब एनर्जी लेवल्स हैं इसके अंदर, समझ लो बात, जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। इन सब प्रत्येक एनर्जी लेवल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रत्येक एनर्जी लेवल। और ये जो कंप्लीटली अनफिल्ड एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। इसमें भी 2n एनर्जी लेवल्स हैं लेकिन किसी में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। बात हम सिलिकॉन की कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच थोड़ा सा क्या होता है, एक एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है। इस एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, Eg से डिनोट किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये है एनर्जी बैंड्स की कहानी कि मतलब जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स है वो एक अलग हो जाती है। ये एक एनर्जी बैंड जिसको वैलेंस बैंड कहते हैं, ये अलग हो जाता है कंडक्शन बैंड से, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसको कहते हैं ये समझो। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड है और ये जो कंप्लीटली अनफिल्ड कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच एक फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी का फासला हो जाता है। तो दरअसल होता ही ये है कि जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि ये जो कंप्लीटली अनफिल्ड एनर्जी लेवल्स हैं, इनका जो लोएस्ट एनर्जी वैल्यू वाला बैंड है, लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है, उसी को हम कंडक्शन बैंड नाम देते हैं। वैसे तो ये पूरा बैंड ही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है, इसमें जो लोएस्ट एनर्जी लेवल वाला है उसको कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल कहते हैं। और ये जो पूरी बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल्स है, इसमें से जो कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो अपर मोस्ट
मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला एनर्जी लेवल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। तो ये रहा, ये एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड और ये एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड कहलाता है। वैसे तो ये सब के सब एनर्जी लेवल्स हैं कंडक्शन बैंड में ही आते हैं, ये सब वैलेंस बैंड वाले ही एनर्जी लेवल्स हैं। ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकते हैं किसी मटेरियल के केस में, और लेकिन कंप्लीटली फिल्ड कभी नहीं होते हैं, ये पार्शियली फिल्ड हो सकते हैं, जैसा मेटल के केस में देखेंगे हम लोग, कल डिस्कस करूंगा मैं इन चीजों को। तो कंडक्शन बैंड जो है किसी मटेरियल के केस में वो पार्शियली फिल्ड हो सकता है और अनफिल्ड हो सकता है या कंप्लीटली अनफिल्ड हो सकता है, लेकिन वैलेंस बैंड हर हालत में क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होंगे। और इसका प्रत्येक एनर्जी लेवल जो है दो दो इलेक्ट्रॉन से, अकॉर्डिंग टू पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा। अब ये अपर मोस्ट एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का कहलाता है तुम्हारा वैलेंस बैंड, और ये जो लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का, ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। इसको ईसी से डिनोट किया जाता है, इस एनर्जी लेवल को ईवी से डिनोट किया जाता है, और इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, वो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। ईसी माइनस ईवी इसकी वैल्यू होती है। अब एक बात तुमको ठीक से कॉन्सेप्चुअलाइज कर लो, बहुत कम ही बुक्स में कहीं दे रखा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड में होते हैं, तो वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे समझना कि जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड में या वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल के बराबर अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल रखा है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल जो फॉर्म हुआ था, उसमें दिखाया था मैंने टेट्राहेड्रली बंधे रहते हैं, उसमें बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी एनर्जी लेवल जो है वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल के इक्विवेलेंट होती है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के बराबर है, इनमें से कोई भी एनर्जी लेवल रखता है, ठीक है, एक्वायर करता है, तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, आजाद हो चुका है, फ्री हो चुका है। फ्री होने का मतलब ये नहीं कि बाहर निकल चुका क्रिस्टल से, क्रिस्टल के अंदर ही फ्री होकर के वो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग से होकर के रैंडमली मूव कर रहा है, यानी कंडक्ट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन समझ लो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी मटेरियल के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोवैलेंटली, सिलिकॉन जर्मेनियम पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, उसमें कोवैलेंटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस बैंड वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स में बाउंडेड होते हैं, और कंडक्शन बैंड वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंटरएटॉमिक स्पेसिंग से होकर के फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल एक समान नहीं होती है, यानी सभी कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल एक समान नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं बॉन्ड्स के अंदर, उन सबकी भी एनर्जी लेवल्स एक समान नहीं होती है, इसीलिए इन सबकी एनर्जी लेवल्स को, जिनको हम वैलेंस बैंड में दिखलाए हैं, ये सब भी स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज वाले एनर्जी रखे हुए हैं। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है इतनी एनर्जी गेन कर लेता है बाहर से किसी भी तरीके से, थर्मल एनर्जी के रूप में और किसी फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आ सकता है, यानी कि वो बॉन्ड तोड़ करके वो भी फ्री हो सकता है। बॉन्ड तोड़ करके फ्री हो गया तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड तोड़ करके आजाद होने के लिए, ताकि वो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग में इन कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की तरह जो है फ्रीली मूव करे। हाँ, ध्यान देना, यहाँ कंडक्शन बैंड में मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखलाए नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर भी होते ही हैं कंडक्शन बैंड में। अभी जो कुछ स्थिति है बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ कंडक्शन बैंड जो है कंप्लीटली अनफिल्ड है, नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, यानी कि नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज फ्री, और एंड ऑल द बॉन्ड्स आर इंटैक्ट, सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने अपने बॉन्ड के अंदर बंधे हुए हैं पेयर्स में, और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वैलेंस बैंड के अंदर रखे हुए हैं। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं या और किसी तरीके से एनर्जी देते हैं तो क्या होगा, यदि कितनी एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी देते हैं तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड में से कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर के, यानी कि बॉन्ड को तोड़ करके और फ्री हो जाएगा, और वो कंडक्शन बैंड की के इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल रखेगा, और वो उसके बाद वो फ्रीली होकर के इंटरएटॉमिक स्पेसिंग में होकर के मूव कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझने में मदद करेंगी कि क्यों जो है मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उनके अंदर हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो है
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में पहले ही से मौजूद रहते हैं, यानी कि फ्री रहते हैं, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स एब्सोल्यूट जीरो पर तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, रूम टेम्परेचर पर थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। और ये भी जान लो, कल मैंने ये भी बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड अगर टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल की बात करी जाए तो उनमें अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो जिस एटम का इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, ठीक है, यानी कि एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वहां पर, ठीक है, जिसको हम होल कहते हैं, राइट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एक्साइट होकर के इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर कम से कम एनर्जी गेन करता है, तो एक तो वो आजाद हो गया, फ्री हो गया, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाता है, ठीक है। ये कोई जगह नहीं है, ये एनर्जी लेवल्स हैं सिर्फ, ठीक है, ये कोई स्पेसिंग नहीं है, ये एनर्जी स्पेसिंग है, एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। यहां से यहां कूद कर कुछ नहीं जाना होता है। क्या होता है, इतनी एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी अगर बाहर से मिल गई किसी सोर्स से, तो वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन जो है, कोई इलेक्ट्रॉन टूट सकता है, अपने बॉन्ड को तोड़ करके आजाद हो जाएगा और इंटरएटॉमिक स्पेसिंग से होकर के फ्रीली मूव करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के आजाद होने पर क्या होता है, वैलेंस बैंड के अंदर एक होल क्रिएट हो जाएगा और कंडक्शन बैंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के रूप में, नेगेटिव चार्ज कैरियर के रूप में फ्रीली मौजूद हो गया और दूसरा एक होल का भी जन्म हो गया। मैं बात कर रहा हूं सेमीकंडक्टर्स पे। तो सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, अगर 10 बॉन्ड्स टूटे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से इतनी एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले गए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और 10 होल्स का जन्म हो गया। तो वैलेंस बैंड में आप होल्स को दिखलाएंगे और कंडक्शन बैंड में उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखलाएंगे जो फ्री हो गए हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए कम से कम इतनी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी सोर्स से दी जाए, ताकि बॉन्ड्स टूटे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आजाद हों। अब रही बात कि ये कहानी तो तुम लोग समझ गए, अब हमें जो कल के लेक्चर में समझना है कि इस बैंड थ्योरी के आधार पर कैसे जो है मेटल्स जो है गुड कंडक्टिंग नेचर शो करते हैं और सेमीकंडक्टर्स जो हैं एब्सोल्यूट जीरो पर बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करते हैं, रूम टेम्परेचर पर थोड़ा बहुत कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द थर्मली क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। और इंसुलेटर्स जो हैं उनके बीच इतना ज़्यादा, कल देखोगे कि इतना अधिक एनर्जी गैप होता है, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू इतनी अधिक होती है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि ऑर्डिनरली इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड्स तोड़ना और फ्री होकर के बिल्कुल कंडक्शन बैंड में जाना और कंडक्शन बैंड के इक्विवेलेंट एनर्जी रखना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए इंसुलेटर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्डिनरली कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स भी यदि बाहर से इतनी एनर्जी दे दी जाए कि उनमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए और इस तरह की घटना घटे, तो बॉन्ड्स तोड़े जा सकते हैं और वो कंडक्टिंग नेचर शो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग उन चीज़ों को जानेंगे। थैंक यू।